हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट ट्राई क्यू। मैं अनामिका डागर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्मॉल कॉज कॉर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल में बता देती हूँ कि स्मॉल कॉज कॉर्ड में कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीन्स चैप्टर में डिवाइड किया गया है, और शेड्यूल वगैरह क्या है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा एक्ट है और यहाँ से या मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल से लगते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन लगता है, कभी 2 क्वेश्चन लग जाते हैं, कभी 3। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और कंप्लीट जो भी मेरे पास है डाटा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आई थिंक दैट जितना मैं बताऊंगी आपको बहुत ज्यादा सफिशियंट होगा, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ डिटेल में पहले बता देती हूँ। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है स्मॉल कॉज कॉर्ड 1887, यहाँ पर कितने चैप्टर हैं? तो हमारे टोटल जो चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर है हमारे भाई 5। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने हैं चैप्टर है हमारे? 5। टोटल सेक्शन है हमारे 37। ठीक है, याद रखना है 5 चैप्टर हैं, 37 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, 2 शेड्यूल दिए गए हैं। पहला शेड्यूल रिपील कर दिया गया है और दूसरा शेड्यूल अभी है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताती हूँ कि इनेक्ट कब हुआ भाई। ये इनेक्ट हुआ था 24 फेब 1887 में। ठीक है, 24 फरवरी 1887 में ये क्या हुआ भाई, अधिनियमित हो गया। और इन्फोर्स में कब आया? इन्फोर्स में आया, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है। तो ये हमारा इन्फोर्स में आया था 1 जुलाई 1887 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना है बहुत अच्छे से कि 1 जुलाई 1887 में क्या हुआ भाई, हमारा स्मॉल कॉज कॉर्ड जो हुआ वो परिवर्तन में आ गया। चलिए, तो स्मॉल कॉज कॉर्ड की स्थापना कौन करता है भाई? ठीक है, तो इसको जो डिफाइन किया गया है, परिभाषा दी गई है, वो दी गई है सेक्शन 4 में। और सेक्शन 5 में बताया गया है कि स्टेबलाइज्ड कौन करेगा, इसकी स्थापना कौन करेगा? तो कौन करेगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, लोकल लिमिट्स भी डिसाइड कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जो इसकी स्थापना करती है वो भी कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। ओके, इसके बाद है हमारा सेक्शन 6 कि अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई जजेस का? तो अपॉइंटमेंट करेगा हाई कोर्ट, सेक्शन 6 में। फिर इसके बाद में है इंपॉर्टेंट सेक्शन की सिटिंग ऑफ जज, कि जज कहाँ बैठेंगे, कहाँ पर उनका बैठने का स्थान होगा, ये कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 7 में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 7 में बताया गया है सीटिंग ऑफ जज, कि वो चाहे तो एक ही स्थान पर, चाहे अलग अलग स्थान पर कब बैठना है, कहाँ बैठना है, इसके बारे में बता दिया जाएगा। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जज। अब अपर भी की भी जरूरत हो सकती है, अगर लगा कि ज्यादा भी हमें ज्यादा की जरूरत है ना, हमें लगा कि ज्यादा की जरूरत है हमें, तो हम ज्यादा जजेस अपॉइंट कर लेंगे, एडिशनल भी कर लेंगे। तो कितने होंगे वहां, कौन से सेक्शन में होंगे? ये होगा सेक्शन 8 में। ओके, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 11 जो कि बात करता है कि डिसीजन बाय बेंच एंड डिफरेंट ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, जो डिसीजन दिया जाएगा बेंच के द्वारा वो डिफरेंट ओपिनियन होंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। फिर इसके बाद में बता रहा है सेक्शन 12 की रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत जो मेन रोल है वो रजिस्ट्रार का बहुत मेन रोल है ना, और ये हमेशा क्वेश्चन लग जाता है रजिस्ट्रार से, याद रखना है आपको ये। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है भाई? सेक्शन 12 में किया गया है। कहाँ पे है? सेक्शन 12 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है रजिस्ट्रार की, और बताया गया है कि रजिस्ट्रार एक चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होगा कोर्ट का। ठीक है, इसका नाम रख दिया है चीफ, है ना, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा, सेक्शन 12 में इसने बता दिया। फिर इसके बाद में बता रहा है सेक्शन 15 की कोग्निजेंस लेगा कौन भाई? स्मॉल कॉज कोर्ट जो लेगा, संज्ञान लेगा, तो वो कितने किसका लेगा, है ना। मान लिया हमने स्मॉल कॉज कोर्ट है, छोटा कोर्ट है, छोटे मामलों को सुन रहा है, लेकिन उसके अधिकारिता क्या होगी, कितने मामले का संज्ञान लेगा? तो ये भाई 500 रुपए तक के मामले जो होंगे, 500 रुपए तक का जो होगा उनका संज्ञान लेगा, सेक्शन 15 कहता है ना। और स्टेट गवर्नमेंट इसे बढ़ा सकती है कहाँ तक भाई? 1000 रुपए तक बढ़ा सकती है, सेक्शन 15 में ये दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसके बाद है
सेक्शन 17 बात करता है कि सीपीसी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो साफ हो गया कि सिविल की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो सेक्शन 17 की प्रक्रिया अपना लेंगे। फिर सेक्शन 18 कहते हैं कि जहां पर भाई रजिस्ट्रार उपलब्ध है कोर्ट में, लेकिन कौन भाई, जजेस नहीं आए हुए हैं, तो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार को राइट दे दिया गया, बहुत बड़ा राइट दे दिया गया कि वो ट्रायल कर सकता है। ठीक है, 18 में कह दिया कि रजिस्ट्रार ट्रायल कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, चीफ है वहां का, है ना। एक ऑफिसर होता है तो चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर है वो, तो वो क्या कर सकता है, ट्रायल भी चला सकता है। लेकिन किस मामले का ट्रायल चलाएगा, जो कि बस 20 रुपए तक का मामला होगा, है ना। बहुत छोटी सी बात की ही है कि 20 रुपए तक के मामले में ही वो ट्रायल चला सकता है। और अपॉइंटमेंट कहाँ बताया मैंने आपको, 12 में बताया। और ये भी बताया कि वो कौन होगा, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होगा, कौन, रजिस्ट्रार। ठीक है, 18 में बता दिया वो ट्रायल चला सकता है जबकि जजेस नहीं आए हैं। ठीक है, ट्रायल कर सकता है वो, सॉरी यहाँ पे ट्रायल कर सकता है की बात करता है कि 20 रुपए तक के मामले में वो सुनवाई कर सकता है। फिर है इफ जज इज अब्सेंट, सेक्शन 19 बात बता रहा है इसकी। 18 ने तो बस ये बताया कि वो ट्रायल कर सकता है, फिर 19 बता रहा है कि अगर जज एब्सेंट है तो रजिस्ट्रार कैन एडमिट, रिटर्न एंड रिजेक्ट द प्लेंट। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है भाई, अगर कोई प्लेंट उसके पास में आई है तो उसे एडमिट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके बाद में है अपील कहाँ पर होगी, अगर ऐसे मामले में कोई डिक्री दी गई है तो भाई अपील भी हो सकती है। अपील कहाँ होगी, तो अपील होगी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ पर बताया है, सेक्शन 1 में बताया है 24 में। और रेफरेंस बता दिया, रेफरेंस होगा 25 में, हाई कोर्ट में होगा रेफरेंस। फिर इसके बाद में 27 में बता दिया कि सभी डिक्री और ऑर्डर क्या होंगे, अंतिम होंगे, फाइनल होंगे। कहाँ बताया है, सेक्शन 27 में। इसके बाद में 28 बताता है सबऑर्डिनेशन की अधीनस्था की बात करता है कि जो कोर्ट है, ये स्मॉल कॉज कोर्ट है, वो एडमिन जो कंट्रोल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा। और किसके नीचे होगा, सुपरिटेंडेंट किसका होगा, अधीक्षण किसका होगा, वो हाई कोर्ट का होगा, है ना। तो नॉर्मल जो है भाई, नॉर्मल जो उसके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रखा हुआ है। और अधीक्षण कौन रखेगा, अधीक्षण रखेगा हाई कोर्ट। सेक्शन 28 याद रखना है। फिर बता देता है कि अगर ऐसी कोर्ट बना दी है भाई राज्य सरकार ने, अब राज्य सरकार को लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो उसे क्या कर सकता है, उसे खत्म भी कर सकता है ना, एबोल्यूशन भी कर सकता है उसका। तो वो कहाँ करेगा, वो करेगा सेक्शन 30 में। ओके, क्लियर हो गया। ये इसके सारे इंपोर्टेंट सेक्शन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और एक और है सेक्शन 21 जो बात करता है एग्जीक्यूशन की, जो भाई डिक्री दे दी है तो उसका एग्जीक्यूशन भी होगा। तो कहाँ होगा, सेक्शन 21 में। सीपीसी से मैच कर लीजिएगा पूरा, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी और यहाँ सेक्शन 21 ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम परिवर्तन में है, तो 1 जुलाई 1887 से 1 जुलाई 1887 से कब हुआ भाई, इनफोर्स हो गया ये। फिर कह रहा है लघुवाद न्यायालय की स्थापना कर सकती है, मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 5 में कौन करेगा भाई, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आप ये वीडियो प्लीज 2 या 3 बार देख लीजिएगा, बहुत छोटी वीडियो है, कोई ज्यादा वीडियो नहीं है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। 2-3 नंबर पक्के। फिर है लघुवाद न्यायालय कितने बाद मूल्य का संज्ञान कर सकता है, तो 15 में बता दिया था सेक्शन 15 में कि 500 रुपए तक का करेगा। फिर कहता है लघुवाद न्यायालय की अनन्य अधिकारिता कहाँ दी गई है भाई, सेक्शन 16 में दी गई है, बी आंसर है। फिर कह रहा है लघुवाद न्यायालय संज्ञान ले सकता है तो कौन से मामलों का, सिविल प्रकृति के सभी वाद जिसका वाद मूल्य 5000 नहीं है, यहाँ पे 500 रुपए है, 500 रुपए। बुक्स में बहुत ज्यादा मिस्टेक आ रही है। फिर है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, लघुवाद न्यायालय में इसके द्वारा संज्ञेय सभी वादों में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी, बिल्कुल लागू होगी। सीपीसी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेक्शन 17 ने कह दिया। कहता है लघुवाद न्यायालय के कुछ आदेशों की अपील जिला न्यायालय में होगी, बिल्कुल भी, 24 में होती है। फिर लघुवाद न्यायालय के आदेश और डिक्रियों की क्या रिवीजन कहाँ पर होगा, वो हाई कोर्ट में होगा, बिल्कुल आंसर डी से बिल्कुल सही है हमारा। फिर है लघुवाद न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति किसको प्राप्त है, भाई मैंने आपको भी बताया था कि हाई कोर्ट को अधीक्षण है पूरा, है ना। और नॉर्मल किसको है, वो है भाई, किसको है भाई, वो है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है, तो हमारा आंसर है बी। सही सुमिलित युग्म नहीं है। लघुवाद न्यायालय की स्थापना, लघुवाद न्यायालय द्वारा वादों का संज्ञान, लघुवाद न्यायालय की स्थापना कहाँ होती है, बिल्कुल 5 में होती है। वादों का संज्ञान बिल्कुल कॉग्निजेंस 15 में ले रहे हैं। लघुवाद न्यायालय के अनन्य अधिकार बिल्कुल भाई 16 में ही है। और डिक्रियों की अंतिमता कहाँ है, ये है 27 में, ना कि 24
6 में। इसके बाद है हमारा लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 प्रभावित नहीं करता, करेगी, किसे प्रभावित नहीं करेगी? ना तो सिविल प्रक्रिया संहिता से भिन्न किसी स्थान या विशेष विधि को करेगी, न इस अधिनियम के पूर्व संस्थित किसी वाद में डिक्री, पूर्व या पश्चात की कोई कार्रवाई को करेगी, और न ही ऋणों या सिविल प्रकृति के अन्य दावों के संबंध में मजिस्ट्रेट की किसी अधिकारिकता को करेगी। तो हमारा आंसर है भाई डी। फिर प्रांतीय लघुवाद न्यायालय में विचार में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो प्रक्रिया अपनाई जाएगी समरी ट्रायल वाली, क्योंकि बहुत छोटा केस है, ये नहीं है तुम इसे चलाते रहोगे भाई, है ना। तो समरी ट्रायल की क्या अपना लोगे भाई? प्रोसीजर अपना लोगे। फिर प्रांतीय लघुवाद न्यायालय स्मॉल कॉज कोर्ट अधिनियम निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करेगा? अभी वही क्वेश्चन आया था कि जो डिग्री दे दी गई उन्हें नहीं करेगा, किसी मजिस्ट्रेट के अधिकारियों को नहीं करेगा, मद्रास संहिता के अधीन किसी ग्राम मुंसिफ को नहीं करेगा, उपयुक्त सभी को नहीं करेगा। फिर प्रांतीय लघुवाद अधिनियम का प्रभाव क्या दे रहा है? राइट दे रहा है, तो ऑब्वियसली भविष्यलक्षी है ना, सब्सटेंसिव लॉ है। और अगर प्रोसीजरल होता है तो क्या होता है? भूतलक्षी होता है, भूतलक्षी भी हो सकता है ना। फिर लघुवाद न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? हमें पता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है सेक्शन 5 में। फिर लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको ये भी बताया था, सेक्शन 5 में भाई हाई कोर्ट करते हैं, तो ए आंसर हो गया हमारा। है ना, सॉरी सेक्शन 6 में, ठीक है। स्थापना हो रही है सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में अपॉइंटमेंट हो रहा है, और 4 में क्या हो रहा है? अभी डेफिनेशन दे रहे हैं लघुवाद न्यायालय की। लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अपील कहाँ होती है? जिला न्यायालय में होती है, सेक्शन 24 में। फिर लघुवाद न्यायालय के आदेशों एवं डिक्रियों का परीक्षण करने की शक्ति किसके पास है? हमारे हाई कोर्ट के पास है, सेक्शन 25 बता रहा है हमें साफ साफ। फिर है उच्च न्यायालय किन्हीं परिस्थितियों में लघुवाद न्यायालय में पारित आदेश और डिक्री का पुनरीक्षण कर सकेगा? पहला है कि जब पीड़ित पक्षकार आवेदन कर दे, विक्टिम अगर आवेदन कर रहा है, या उच्च न्यायालय स्वयं भी अपने समाधान पर पुनरीक्षण कर सकेगा, तो दोनों ही कंडीशन है। फिर है लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीन होता है? तो किसके? जिला न्यायालय के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण अधीन होता है ना। चलिए, लघुवाद न्यायालय के अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है हक के प्रश्नों के अंतर्गत करने वाले मामलों की सुनवाई करने की कोई अधिकारिता लघुवाद न्यायालय को नहीं है। भाई बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम तो। फिर कह रहा है यदि हक को अंतर्गत करने वाले किसी मामले में संपार्श्विक रूप से उत्पन्न होता है तो लघुवाद न्यायालय उस मामले का विचारण कर सकता है। सॉरी, ये सही है बिल्कुल भाई। हक के प्रश्नों को अंतर्गत करने वाले मामले की सुनवाई करने की कोई अधिकारिता लघुवाद न्यायालय को नहीं है। हक थोड़ी ना बता रहा है वो तो स्मॉल कॉज कोर्ट में जो मामला आया है 500 रुपए तक का, उसकी तो सुनवाई कर रहा है, वो हक की बात तो कर ही नहीं रहा है ना। तो बिल्कुल सही है। वो कहता है कि यदि हक को अंतर्गत करने वाले किसी मामले में संपार्श्विक रूप से उत्पन्न होता है तो लघुवाद न्यायालय उस मामले का विचारण कर सकता है। ठीक है जी, ए और बी दोनों, कि जब मामला आ गया है और मामला आने के बाद में उस हक को अंतर्गत करने वाले वहां पर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उसका विचारण कर सकता है। ओके, तो हमारे ये 19 क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा स्मॉल कॉज कोर्ट में। इसके अलावा आई थिंक दैट जो मैंने सेक्शंस आपको बताए हैं और जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, इससे बाहर आपको ज्यादा मेहनत करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा सारे सेक्शन, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।